में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बरखा बली। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रंप ने मीडिया संग बातचीत में भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कहा कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मेरे मन में बहुत सम्मान है। वो बेहतरीन शख्स है और मेरे दोस्त है। हमारे बीच बेहतरीन ट्रेड डील होने जा रही है। सत्र में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसा जताया कि भारत अगले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लंदन में आवाज उठी है। ब्रिटिश हिंदू संगठनों और बांग्लादेशी प्रवासी समूहों ने लंदन के ऐतिहासिक पार्लियामेंट स्क्वायर के पास प्रदर्शन किया। श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 2 वर्षों में अयोध्या आस्था, श्रद्धा और विश्वास का ऐसा केंद्र बनी है। और मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि मौसम एक बार फिर करवट बदल रहा है। यूपी में आने वाले 5 दिनों तक भारी बारिश और आंधी चल सकती है, जिसके बाद ठंड एक बार फिर अपना असर दिखाएगी। तो समाचार की शुरुआत करते हैं। श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 2 वर्षों में अयोध्या आस्था, श्रद्धा और विश्वास का ऐसा केंद्र बनी है, जिसकी गूंज देश ही नहीं दुनिया भर तक सुनाई दी। रामलला के दर्शन के लिए आम भक्तों से लेकर अति विशिष्ट जनों तक में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। 2024 में 22 जनवरी के दिन पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। ये 4 बड़ी तस्वीरें आप अभी कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 जो साल पूरे हो गए हैं, किस तरह से अयोध्या का जो नजारा है वो बदला है और इन पिछले 2 सालों में किस तरह से अयोध्या में बढ़ोतरी हुई है विकास के तौर पर, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से किस तरह से अयोध्या संवरा है। लगभग 2 साल में 10 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या दर्शन करने पहुंचे हैं। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी अयोध्या का विकास देखने को मिला है। दुनिया में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी अयोध्या बन चुका है। तो देखिए, 2 साल में औसतन मंदिर में रोजाना 1 लाख श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और हर साल इस संख्या में बढ़ोतरी होती रहती है। पिछले साल के महाकुंभ में 45 दिन में करीब 4 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे। पिछले 2 सालों में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। तो 2 सालों में अयोध्या की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से विश्व पटल पर अयोध्या ने एक अलग पहचान भी बनाई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी रामलला के दर्शन और पूजन किए। राम मंदिर की आस्था सीमाओं से बाहर भी पहुंची। अब तक 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों सहित कई देशों के बड़े नेता और राजनयिक रामलला के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। 8 फरवरी 2024 को फिजी के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद ने प्रतिनिधि मंडल के साथ दर्शन किए। 25 फरवरी 2024 को नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद अयोध्या पहुंचे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे 5 सितंबर 2025 को राम मंदिर आए। इसके बाद 12 सितंबर 2025 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम परिवार और प्रतिनिधि मंडल के साथ दर्शन पूजन के लिए पहुंचे थे, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी रामलला के दर्शन कर चुके हैं। 2 वर्षों में रामलला का दरबार आस्था का एक ऐसा केंद्र बन चुका है जहां श्रद्धालुओं की आस्था के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक पहचान और सनातन परंपरा की वैश्विक छवि भी सशक्त हुई है। तो ये 4 बड़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं अयोध्या से। देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे हो चुके हैं। पीएम मोदी ने ये प्राण प्रतिष्ठा की थी और अब इसके 2 साल पूरे हो गए और इन 2 सालों में अगर हम अयोध्या को देखें तो वो विकास की राह पर अग्रसर हुआ है। हर साल अगर हम 2 साल की बात करें तो लगभग 10 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या आए हैं। आस्था की दृष्टि से भी अयोध्या का विकास हुआ है। दुनिया में आज सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या बनकर उभरा है। लगातार अयोध्या में श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल जब महाकुंभ हुआ था तो उस समय भी अयोध्या में भारी मात्रा में श्रद्धालु आए थे। विकास की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से कहीं ना कहीं अयोध्या की जो तस्वीर है वो 2 साल में बदली है और अब अयोध्या
विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ता जा रहा है। राम नाम पूरे देश में जो है वो गूंज रहा है और अयोध्या एक धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण जो स्थल है वो बन चुका है। दुनिया भर के जो बड़े नेता हैं वो आए हैं अयोध्या दर्शन करने के लिए। ये तस्वीरें बयां करिए कि किस तरह से पिछले 2 सालों में अयोध्या की जो कायाकल्प जो परिवर्तन देखने को मिला है अयोध्या में, वो ये 4 तस्वीरें उसकी साक्षी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल भी पूरे हो चुके हैं। अगली खबर रामनगरी अयोध्या से ही है। अयोध्या एक बार फिर इतिहास रचने के लिए तैयार है। देश का पहला फ्लोटिंग बेदिंग कुंड रामनगरी में बनकर लगभग तैयार है और जल्द ही इसका लोकार्पण होने वाला है। इस फ्लोटिंग कुंड की खासियत यह है कि ये सरयू नदी की मुख्य धारा से जुड़ा है और रहेगा, जिसमें हर समय सरयू का बहता हुआ पानी आएगा, जिसमें श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। हाईग्रेड पॉलीमर से बना ये फ्लोटिंग कुंड सुरक्षित भी है, मजबूत भी है और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भी होगा। इसमें चेंजिंग रूम की भी सुविधा होगी। इस कुंड को बनाने में करीब 3.5 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अयोध्या का लगातार विकास हो रहा है और ऐसे में इस फ्लोटिंग बेदिंग कुंड के बन जाने से यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। तो देखिए सरयू नदी पर फ्लोटिंग बेदिंग कुंड बनने जा रहा है और इसकी खासियत यह है कि सरयू नदी से जो मुख्य धारा है वो जोड़ी गई है और इससे रामलला निरंतर उनका जो स्नान है, जो जलाभिषेक है वो होता रहेगा। हाई ग्रेड पॉलीमर से ये बना। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए हम लोग अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकें, तो उसी क्रम में सरयू नदी में एक बहुत ही उत्तम क्वालिटी का नहाने के लिए पूरी सर्व सुविधाओं युक्त चेंजिंग रूम के साथ नदी की मुख्य धारा में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ नहाने के लिए हम लोग एक बाथिंग कुंड हम लोग इसको बनवा रहे हैं, जो कि लगभग 3.5 करोड़ रुपए का है। इसकी खासियत ये है कि जैसे भी नदी की धारा आगे पीछे होती है तो ये उस हिसाब से नदी की मुख्य धारा में ही प्रवाहित रहेगा और इसके नीचे से लगातार ठंडा पानी नदी का शुद्ध पानी जो है लगातार इसमें बहता रहेगा और श्रद्धालु उसमें आराम से उतर के बिना किसी भय के डर के एक पूरे प्रशिक्षित जो हमारे उसमें कार्मिक लगे रहेंगे उनकी देख रेख में अपनी यहाँ पर नहाने का काम कर सकते हैं। और नहाने के बाद वहां पर कपड़े बदलने के लिए भी पूरी हम लोगों ने चेंजिंग रूम और अगर उनको कुछ वहां से अपनी छोटी मोटी जरूरतों का सामान खरीदना है तो उसके लिए कुछ शॉप्स भी हम लोगों ने उसमें प्रावधान किया है। ये प्रोजेक्ट लगभग फिनिशिंग की तरफ है और बहुत शीघ्र ही इसका हम लोग जो है इसको आम जनमानस के बेहतर अनुभव के लिए हम लोग इसको शीघ्र ही इसका लोकार्पण कर देंगे। देश का हमारे पास पहला है, कैसे किया है? जानकारी है जो कार्यदायी संस्था है उसके द्वारा ये बताया गया है कि नदी में इस प्रकार से इसको पहली बार जो है लॉन्च किया जा रहा है, तो ये अभी जानकारी में तथ्य है। खबर बाराबंकी जिले से है। यहाँ के पुरवा गांव में आजादी के बाद पहली बार बिजली आई। सौभाग्य योजना के तहत इस गांव में बिजली पहुंची और पहली बार ग्रामीणों ने अपने घर को रोशनी से नहाया देखा। जिला मुख्यालय से ये गांव महज 8 किलोमीटर दूर है, लेकिन बिजली अभी तक इस गांव में मीलों दूर थी। जैसे ही गांव में बिजली आई, पूरा गांव उत्सव में डूब गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर के चेहरे पर राहत और खुशी साफ दिख रही थी। बिजली ना होने की वजह से गांव में शादी ब्याह में भी परेशानी होती थी। अंधेरा होने की वजह से रिश्ते लौट जाते थे। पहले बच्चे दिए और मोमबत्ती की रोशनी में पड़ते थे, अब उसकी भी परेशानी दूर हो चुकी है। देखिए, सौभाग्य योजना से बाराबंकी का जो पुरवा गांव है वो अब जगमगा उठा है। हम और आप जब बिजली का पंखा या लाइट जला छोड़ देते हैं तो कई बार हमें यह एहसास भी नहीं होता है कि बिजली की क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में। बिजली की अहमियत समझना है तो बाराबंकी के पुरवा गांव के लोगों से पूछे, जहां लड़के लड़कियों के शादी ब्याह तक नहीं हो पाते थे क्योंकि गांव में बिजली नहीं होती थी। बच्चों को लालटेन या मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ना पड़ता था। उनके लिए बिजली किसी वरदान से कम नहीं है। बत्ती नहीं थी, उजिले नहीं था, बीबी को जेल में रहते थे। अब यहाँ हमको 20 साल गुजारते हो गए। यहाँ बत्ती नहीं, अब बत्ती आई है तो थोड़ा खुशी हुई है। जो हमारे लड़किन की शादी वादी हो जाएगी, लड़का हमारे बहू रहेगी उजेले में। हम तो अंधेरे में गुजार दिया, लेकिन लड़का तो बहू तो उजेले में रहते हैं। लाइट आएगा बहुत आनंद आ रहा। बच्चन पढ़ाई लिखाई रात लाइट रहती, कोई चोर चंडाल नहीं। और
उसमें पढ़ाई लिखाई और आना जाना सब रात में चाहे जितने भी जिधर निकल जाओ सांप की रात से सब दिखाई तो पड़ी। जी सर, मैं पढ़ाती थी यहाँ, तो पढ़ाने में भी दिक्कत हो रही थी। अब लगभग आज़ादी के 78 साल बाद मेरे गांव में लाइट आई है, जिससे मुझे अब तो बहुत खुशी हुई है। बच्चों की पढ़ाने भी आसानी होगी। अभी तक तो कठिनाई होती थी, गर्मियों में सबसे ज़्यादा होती थी, लेकिन अब ठीक है। मैं इससे बहुत खुश हूँ, इसलिए सरकार को मेरी तरफ से धन्यवाद। बहुरिया खुश हुई है, लड़का खुश हुई है, बहु खुश हुई भाई। अब जो से जड़ाई थे नहीं लकड़ी है तो हीटर लगा लें, ताप रहन और गरम वाला बल्ब लगा दें कमरा में, गरम है, जाल न लगी। योगी जी का धन्यवाद कहियो कि हाँ, धन्यवाद कही भाई। और जो सुरेश विधायक करे दिखने हैं वो सबको, तो उन्होंने धन्यवाद कही। अब सवाल ये भी है कि आजादी के 7 दशक से ज्यादा बीत चुके हैं और एक गांव तक बिजली क्यों नहीं पहुंची। बकौल अधिकारी इस गांव में कई बार बिजली पहुंचाने की कोशिशें हुई, लेकिन कभी प्रशासनिक तो कभी तकनीकी अड़चने ने ऐसा नहीं होने दिया। बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पूरे मामले पर क्या कहा, ये भी सुनिए। एक खंड के अधीन एक मजरा था ग्रेडियन का पूर्वा, वहाँ पे हमारे कई प्रयास हुए लेकिन विद्युतीकरण हो जाए, लेकिन वहाँ पे एक वन विभाग का रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट था, जिसके कारण वहाँ पे विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा था। तो डीएम साहब के निर्देश पे और डीएफओ साहब के समन्वय से हम लोगों ने वहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव वे निकाला और जो फॉरेस्ट एरिया रेस्ट्रिक्टेड था उसके किनारे किनारे से हमने अलग से एक सर्किट करीब 10 पोल की बना के विद्युतीकरण का कार्य किया है। और इसमें करीब हमारे अभी तक 40 कनेक्शन हो गए हैं और 2 हमने 25 kV के ट्रांसफार्मर लगाए हैं। अगर कनेक्शंस आते जाएंगे तो हम एडिशनल ट्रांसफार्मर भी वहाँ लगाएंगे। हाँ, ग्रामीण तो काफ़ी उत्साहित थे। वहाँ पे तो कई महिलाएं थी जो कह रही थी कि हमारे घर में बेटों की शादी नहीं हो रही, क्योंकि जब आते हैं लड़की वाले तो कहते हैं यहाँ लाइट नहीं है, हमारी बेटी कैसे रहेगी। तो काफ़ी उत्साहित थे, महिलाएं भी काफ़ी उत्साहित थे, बच्चे उत्साहित थे कि वो रात में अच्छे से वो पढ़ सकेंगे। मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल वो जाके दूर गाँव में चार्ज करते थे, वो अपने घर पर चार्ज कर पाएंगे। तो काफ़ी उत्साहित थे ग्रामीण। अब खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली से। यहाँ पर लावारिस बच्चों के लिए यूपी सरकार देवदूत बनकर सामने आई है। शामली में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस हान कंपा देने वाली ठंड में एक 8 साल का मासूम पिछले 10 दिनों से रेलवे स्टेशन पर भटक रहा था। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने इस बच्चे को न सिर्फ उसकी 2 बहनों से मिलवाया, बल्कि तीनों की पढ़ाई लिखाई और अच्छी परवरिश की व्यवस्था भी कराई। दरअसल ये बच्चा मुजफ्फरनगर जिले से लापता हुआ था। जिला प्रोबेशन विभाग की टीम ने इस बच्चे को परिजनों से मिलवाया और अच्छी परवरिश का वायदा लिखित में लिया। जिला प्रोबेशन विभाग की टीम हर 3 महीने पर बच्चे को देखने मुजफ्फरनगर भी जाएगी। शामली में खोए हुए बच्चे को अब जिला प्रोबेशन की टीम ने उसके परिवार से मिला दिया है और जिला प्रोबेशन की टीम ने हर संभव कोशिश की और सफलता हासिल भी कर ली है। दरअसल पश्चिमी यूपी के शामली में पिछले कुछ समय में खोए बच्चों की तादाद काफी बढ़ गई है। ऐसे में जिला प्रोबेशन टीम खोए बच्चों के लिए किसी देवदूत की तरह सामने आई है। जनपद शामली में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 आपातकालीन सेवा निरंतर कार्य कर रही है। चाइल्ड हेल्पलाइन शामली के द्वारा जुलाई 2024 से अब तक लगभग 90 बच्चों को उनके माता पिता से मिलाया है, जिनमें से लगभग 45 बच्चे जनपद से बाहर के थे, कुछ बच्चे प्रदेश से बाहर के भी हैं और उनको हमने सफलतापूर्वक उनके माता पिता को सुपुर्द किया है। बच्चों की हम फॉलोअप भी लेते हैं ताकि बच्चे सही से रहें अपने माता पिता के पास। अभी हाल ही में एक बच्चा लगभग 20 दिन पहले हमें शामली में लावारिस अवस्था में मिला था, जिसकी आयु लगभग 10 वर्ष थी। उसको भी हमने उसके परिजनों को खोजकर उसके परिजनों को सुपुर्द किया। उसकी हम शिक्षा वगैरह का भी इंतजाम करा रहे हैं और चाइल्ड हेल्पलाइन निरंतर बच्चों के सर्वोत्तम हित में कार्य कर रही है। शामली में चाइल्ड हेल्पलाइन जब से अस्तित्व में आई है तब से दर्जनों बच्चों का रेस्क्यू हुआ है। इससे जुड़े आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए, जिले में जिला प्रोबेशन विभाग के तहत आने वाले चाइल्ड हेल्पलाइन बच्चों के लिए देवदूत से कम नहीं है। जिले में जुलाई 2024 में चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना की गई थी। इसके बाद से जिले में 90 लावारिस मिले बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। इनमें 45 शामली जिले के थाना क्षेत्र से मिले हैं, तो वहीं 45 बच्चों को बाहरी जनपदों व प्रदेशों के मिले हैं। 85 बच्चों को परिवार को पुख्ता देखभाल करने के वायदे के साथ सौंपा गया। वहीं 5 मंदबुद्धि बच्चों को शेल्टर हाउस में दाखिल कराया गया, जहां पर उनकी देखभाल व इलाज भी
किया जा रहा है। तो लगातार शामली में चाइल्ड हेल्पलाइन जो है वो खोए हुए बच्चों को उनके परिवार वालों से मिला रही है और उनके पूरे विकास का देखभाल भी कर रही है। अब तक अगर हम देखें तो 45 लावारिस बच्चे शामली जिले के थाना क्षेत्रों से रेस्क्यू किए गए हैं। वहीं बाहरी जनपद और प्रदेशों की भी बात करें तो वहां से भी 45 लावारिस बच्चों को रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू हुए 85 बच्चों को उनके परिवार से भी मिलाया गया है। तो लगातार ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। 5 दिव्यांग लावारिस बच्चों को भी शेल्टर हाउस में दाखिल किया गया है। बाहरी जनपद और प्रदेशों के 45 बच्चों और लावारिस बच्चों का भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। चित्रकूट में प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग की उपलब्धि और आगामी योजनाओं पर मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने निराश्रित गौ संरक्षण चरागाहों की कब्जा मुक्ति की समीक्षा भी की। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि चित्रकूट धाम मंडल में 1166 अस्थायी गौ आश्रय स्थल, 33 वृहद गौ संरक्षण केंद्र और 14 कान्हा आश्रय स्थल संचालित है, जिनमें कुल 2,20,000 निराश्रित गाय मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालन किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। इसके लिए गरीब किसानों को उन्नत नस्ल की गाय दी जाएगी और नस्ल सुधार अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही नंदनी कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों को 25 गायों तक अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। पशुपालन के माध्यम से किसान को मजबूत किया जाए, किसान की आय दोगुनी हो। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसान की आय दोगुनी हो। किसान की दोगुनी आय मात्र खेती से नहीं होगी, पशुपालन से होगी। उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, इसमें पशुपालन का अहम रोल है। हमारे पशुपालन में बहुत अच्छी योजनाएं हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत 25 गायों की स्कीम 64 लाख की है, इसमें 32 लाख का अनुदान है और भी नीचे तक इसको ले गए। दूसरा, लघु पशुओं में बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, ऐसी इन योजनाओं का लाभ बुंदेलखंड के किसानों को मिले। 1,70,000 की स्कीम है, इसमें 90% का अनुदान है। तो इसी तरीके से लाभकारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ किसान को मिलेगा। अगली खबर मुरादाबाद से है और बेहद शर्मनाक खबर है। मुरादाबाद के उमरी सब्जीपुर गांव में प्रेम प्रसंग से नाराज लड़की के घर वालों ने लड़के और लड़की दोनों की हत्या कर दी। आरोप है कि लड़की और लड़के के साथ में घर वालों ने पकड़ लिया और उसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की, फिर फावड़े से दोनों की हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए लड़की के हत्यारे घर वालों ने दोनों लाशों को गांव से 2 किलोमीटर दूर नदी के किनारे गड्ढा खोदकर दफना दिया। लड़की की पहचान अरमान के तौर पर हुई है। सोमवार को जब लड़के के घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने जांच शुरू की। लड़की के घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने से मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जांच की तो लड़की का भाई पुलिस के सामने टूट गया और उसके निशानदेही पर दोनों शव बरामद हुए। चूंकि मामला 2 संप्रदायों से जुड़ा हुआ है, इसलिए गांव में तनाव है। गांव में सुरक्षा के लिए पीएसी और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर चंदौली पहुंचे, जहां उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पुनर्विकास को लेकर विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही मणिकर्णिका घाट पर भी विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। जब कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था तब विपक्ष ने प्राचीन मंदिरों को तोड़ने और काशी की सांस्कृतिक विरासत से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, लेकिन अब कॉरिडोर और घाट का वास्तविक स्वरूप सामने है। देश और दुनिया के लोग दर्शन करने आते हैं और प्रधानमंत्री के कार्यों की सराहना करते हैं। कैबिनेट मंत्री ने विपक्ष को चेतावनी दी कि लोगों की आस्था पर राजनीति न की जाए। जब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जब भगवान बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा था, आप सब लोग जानते हैं इस बात को, रोज इसी तरीके की बात ये लोग करते थे, पब्लिक को गुमराह करने का प्रयास करते थे, पूरे देश में गलत संदेश भेजने का प्रयास करते थे। लेकिन जब कॉरिडोर बना और आज देश और दुनिया के करोड़ों लोग बाबा का दर्शन करने जब काशी आते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो प्रयास है, जो उनका काम है, उसकी सराहना करते हैं।
प्रतिपक्ष के लोगों को भी पता है कि महाश्मशान का जो भव्य स्वरूप और एक बेहतर सुविधा के साथ सरकार उस कार्यक्रम को जो आगे बढ़ा रही है, जब विरासत को संरक्षित करते हुए जब महाश्मशान का नया कलेवर आपके सामने आएगा तो आप सब लोग भी संतुष्ट होंगे, जनता फिर सराहना करेगी। तो प्रतिपक्ष को सनातन से कोई लेना देना नहीं है। और आज जो वहां काम हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हम सब लोग साथ थे, मौके पर हम लोग गए, लेकिन बेवजह की बात, मैंने कहा ना, बाबा विश्वनाथ का जब कॉरिडोर बन रहा था तो रोज यही सवाल खड़ा करते थे कि ये मंदिर टूट गया, ये घर हट गया, तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, यही करते थे। आजमगढ़ स्थित डीएवी पीजी कॉलेज में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले का संयुक्त रूप से क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास मिशन द्वारा आयोजन किया गया। मेले में कई निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भाग लिया। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रतिभाग किया, जहां उन्हें विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। आयोजकों के अनुसार इस तरह के रोजगार मेले युवाओं को स्थानीय स्तर पर नौकरी के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जी, रोजगार मेला यहाँ पर आज जो है शासन के निर्देशों और उसी अपेक्षाओं के अनुरूप लगाया गया है, और जिसमें हम लोगों ने इस मेले का प्रचार प्रसार पम्फलेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से और मोबाइल गाड़ियों के माध्यम से करवाया था। और यहाँ पर इसके उपलक्ष्य में जो है 20 से अधिक कंपनियां हमारे पास यहाँ पर आई हुई हैं, और यह जो बच्चों की भीड़ है आपके सामने है, आप देख रहे हैं, और इनका अभी भी जो है इंटरव्यू चल रहा है, और ये कंपनियां इनका सीधा इंटरव्यू लेने के बाद ही सिलेक्शन दे देती हैं इनके। और जो लड़के इच्छुक होते हैं और जाना चाहते हैं और वो जाते हैं तो इनको वहाँ पर एक काम मिल देती है। हमें L&T कंपनी के थ्रू रिलायंस फ्यूचर में रिलायंस कंपनी में हमें एज ए वेल्डर हेल्पर के थ्रू अहमदाबाद में चयन हुआ है हमारा। ज्वाइनिंग लेटर हमें एज देने के लिए कहा गया है। सैलरी हमें 20+ बताया गया है 8 आवर ड्यूटी से, विथ रहना कंपनी की तरफ से फ्री है। खाने के लिए हर हफ्ते कंपनी 1000 रुपये हमें अलग से दिया करेगी, जिसका चार्ज हमें मंथ के एंड में अपनी सैलरी से कट कराना रहेगा। जितने भी कैंप लगे हैं रोजगार के बारे में वितरण में लगा है, मैं यहाँ पे कुछ जगहों पर घूमा टहला तो यहाँ पर देखा कि रोजगार के बारे में बताया जा रहा है। मैं एक जगह रोजगार संगम में अपना थोड़ा सा कुछ परिचय दिया, यहाँ पर लेखा जोखा किया कि रोजगार के बारे में कुछ कैसा क्या होगा। तो यहाँ पर हमने गया तो उन्होंने बोला कि महीने में 30 दिन होता है, 26 दिन ड्यूटी करना होता है, 4 दिन आपको छुट्टी रहती है। इसके बाद एक प्रोसेस बताएं आगे कि अगर आपको ज्वाइन करना है, जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो आपको 1250 पे पेमेंट करना होगा। 1250 पेमेंट करने के बाद इसमें आपको ड्रेस मिलेगा, टाई बेल्ट जो भी होगा, इसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 3 दिनों से कोहरा और ठंड कम होने लगी है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन मौसम में एक बार फिर बदलाव होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से अगले 6 दिनों तक प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। आगरा, मथुरा समेत 15 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी।
प्रयागराज माघ मेला 2026 में बड़ी संख्या में लोग कल्पवास कर रहे हैं और प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इस बार लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 2 बड़े अस्पताल बनाए गए हैं। लोगों की स्वास्थ्य जरूरत है पूरी करने के लिए और आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए ये अस्पताल पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। यहाँ पर चिकित्सीय परामर्श और जांच निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है। लोगों ने कहा कि उन्हें इस अस्पताल से बड़ा लाभ मिला है। आइए जानते हैं इन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पूरी तस्वीर हमारे संवाददाता विकास सिंह की रिपोर्ट में। माघ मेले में इस बार भी चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार ने काम किया है। यहाँ पर 2 बड़े चिकित्सालय बनाए गए हैं। गंगा चिकित्सालय में हम मौजूद हैं। यहाँ पर अधीक्षक भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर क्या क्या सेवाएं आप लोग दे रहे हैं? सर, यहाँ पे एक तो बड़े पैमाने पर अस्पताल बनाए गए हैं। यहाँ 20 बेड का हॉस्पिटल है और यहाँ पे हमारे चिकित्सक भी रहते हैं, हर तरह के हैं। क्या यहाँ पे 24/7 यहाँ पर मरीजों को देखा जा रहा है? हम देख रहे हैं देर शाम हो गई, अभी भी लोग आए हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे 24/7 की सारी व्यवस्थाएं हैं। चिकित्सक हैं, स्टाफ हैं और आईपीडी होता है, ओपीडी दोनों होते हैं। पैथोलॉजी की भी सुविधा? बिल्कुल, पैथोलॉजी भी है जी। औसतन कितने मरीज यहाँ पर आ रहे हैं अगर देखा जाए आपके हॉस्पिटल में? औसतन अभी तो इस टाइम जैसे नाहन का पीक पॉइंट था और सारे लोग थे तो करीबन 3,500-4,000 अप्रॉक्स लगभग 4,500 से 5,000 तक आ जाते हैं। और यहाँ पर हर सेवा निःशुल्क है? बिल्कुल, सारे सब सुविधाएं हैं, चाहे हमारे पैथोलॉजी हो या आईपीडी हो, ओपीडी हो, इस तरह से सब कुछ निःशुल्क है। जो पेशेंट सीरियस है या उनको नहीं यहाँ क्योरेबल करके मैनेजमेंट करके फिर उनको स्वरूप रानी अस्पताल के लिए भेज दिया जाता है। एम्बुलेंस मेरे पास है हमेशा 24 घंटे। कंट्रोल रूम बनाए गए, यहाँ से सारी सुविधाएं दी जाती है, तुरंत चले जाते हैं। पेशेंट को हम लोग हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाता है। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कर्नाटक की अद्भुत पारंपरिक नाट्य कला, जिसमें है नृत्य, संगीत और नाटक। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न सिर्फ इस कला